अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमज़ान चैनल 5 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़बरदस्त खबर ये है, हमारी टीम आज वन साइडेड मुकाबले के बाद नमीबिया को शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई है। आज सेंचुरी हमने साहबजादा फरहान की देखी, जो शानदार बैटिंग हमने टॉप ऑर्डर से देखी, लेकिन इस मैच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको डिस्कस किया जा सकता है, जिनको जो सिलेक्शन हमने की इस मैच में वो भी डिस्कसेबल है। लेकिन पूरी कौम को मुबारक हो, जिस तरीके से हम इंडिया के ख़िलाफ़ निढाल हो गए थे, उसके बाद एक अच्छी जीत दरकार थी। आज तकरीबन 200 रन का हदफ भी पाकिस्तान टीम ने दिया, 102 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की, तो एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री थी बिफोर सुपर 8। अब सुपर 8 में जो टकराना होगा तो फिर अब वहाँ पर तो कोई आपको ना हॉलैंड ने मिलना है ना अमेरिका ने मिलना है, तो फिर अब तो आपने जिससे भी मिलना है ज़रा दबंग अंदाज से मिलना है, वरना फिर रिज़ल्ट कुछ भी हमारे हक में नहीं आएंगे। अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। सिलेक्शन पर भी मैं बात करूँगा। इसके साथ साथ आज जो और मैच खेले गए थे उसमें साउथ अफ्रीका ने यूएई को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान नमीबिया के खिलाफ 102 रन से जीता और इंडिया ने नीदरलैंड को 194 रन का हदफ दिया, जो उन्होंने 193 फॉर 6 स्कोर किए थे, जो मैच इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा कौमी खेल हॉकी पर। जो कुछ हुआ प्रो हॉकी लीग में, पाकिस्तान हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई और वहाँ पे पता चलता है कि हॉकी खेलने जाने वाले प्लेयर्स बर्तन धो रहे थे, नाश्ते बना रहे थे, एयरपोर्ट पे 13-13 घंटे इंतज़ार कर रहे थे, होटल के बाहर उनकी बुकिंग नहीं थी और वो बैठे हुए थे। ये नेशनल हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा खेल बेहतर हो जाए और उसके बाद कौमी हॉकी टीम जीतना शुरू कर दे। जब एक खिलाड़ी बर्तन भी खुद धोएगा फिर वो हॉकी कैसे जाके खेलेगा? ये तो ना समझ आने वाली बात है। और जो भी इस हवाले से मैं इनको कल्प्रिट करार दूंगा, जो भी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और एक इंक्वायरी कमेटी कायम की है। राना सनाउल्लाह साहब बैनुल सूबाई राफ्ता की वजारत वज़ीर, और इन सब ने उस कमेटी के साथ अब तहकीकात भी शुरू कर दिए। सारे इशूज़ होंगे। मुझे इस इशू पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया हॉकी का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, क्या कुछ इन्होंने अपने दौर में नहीं जीता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड हॉकी। जितना खूबसूरत ये खेलते थे उतने खूबसूरत शख्सियत हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। हसन सरदार साहब, फॉर्मर हॉकी कैप्टन, ओलंपियन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त हमारे फास्ट बॉलर अताउर रहमान साहब, जो जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, स्कॉटलैंड के लिए वर्ल्ड T20 खेला। इसके साथ साथ हमारे ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी टॉप क्लास खेली, डेब्यू पर ही सेंचुरी स्कोर की, कासिम शेख साहब। थैंक यू कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। ये तो हार रही है टीम, समझ में आता है, और लेकिन खबरें TADA नहीं मिला, खिलाड़ी परेशान है, ये सारी चीज़ें हसन भाई हम सुनते रहे। लेकिन 13 घंटे टीम एयरपोर्ट पर बैठे, फिर होटल की लॉबी में इंतज़ार करे, फिर घरों में ठहरे, फिर नाश्ते खुद बनाए, फिर बर्तन खुद धोए, तो ऐसे कैसे हॉकी चलेगी? बिल्कुल नसीम, आप सही कह रहे हो। देखिए, पाकिस्तान की प्लेयर्स को तो खेलने से पहले, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी एथलीट हो, उसको मुकम्मल आराम चाहिए और मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए और मेंटल पीस चाहिए। उसके साथ उसको फिजिकल पीस चाहिए, फिजिकली उसको अपना फिट रखना है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो वो उसका 100% आप फिर उससे निकालेंगे। ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए हैं, उनका फेडरेशन का काम है उनके ख्याल करना हर चीज का, जैसे हमारे वक्तों में हमारा ख्याल किया जाता था और क्रिकेट में करते हैं और बाकी दूसरे खेलों में करते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक ये कि हमारे पाकिस्तान का नाम है, हमें पाकिस्तान का जो वकार है वो बुलंद रखना है। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या इंप्रेशन पाकिस्तान का जाएगा? पाकिस्तान हॉकी टीम को तो जाएगा, पाकिस्तान का अपना नाम कितना बड़ा है और वो कितनी इज्जत है हमारी दुनिया में, और उसको आप इस तरह से नहीं गिरा सकते। तो ये सब चीजें जो है वो हम तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एम्बेसडर्स होते हैं, छोड़ते हैं दूसरे कंट्री में अपने मुल्क का, उनकी जो भी हरकत होती है, जो भी चीज होती है, जो भी अदा होती है, वो लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं।
तो ये कोई तरीका नहीं था कि उनको भेज दिया गया और फिर कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, फिर उनको पहले सबसे पहले वहां बेचारे एयरपोर्ट पे रहे हैं, फिर वो किस तरह गए वहां, उसके बाद जिस होटल में गए उसकी बुकिंग नहीं थी, उसमें पेमेंट नहीं हुई, पता लगा। ये एक एम्बैरेसमेंट पोजीशन है जो कि बच्चे उधर देख रहे थे। अब हम अपने बच्चों को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं मुल्क की तरफ से, ये फेडरेशन का काम था। दूसरा फिर वो कितने घंटे बता रहे हैं बच्चे कि वो घूमते रहे रोड पे और फिर उन्होंने एयरबीएनबी लेके और फिर वहां कोई अपार्ट जगह ली और फिर उसमें उन्होंने खाने भी खुद बनाए, बर्तन भी खुद धोए, कपड़े भी खुद धोए, क्योंकि जाहिर है वो फैसिलिटी जो होटल में होती है वो तो उनको नहीं मिली। तो जब ये चीजें करेंगे तो वो 100% अपना नहीं दे सकते बच्चे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। और फिर उससे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान का जो नाम है, वो हमने ऊपर रखना है सबसे पहले। नहीं, वकार वाकई में ऊपर रखना है। आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे मुल्क का वकार अपने कांधों पे उठा के रखा था, अपने सर पे उठा के रखा था, वो हम सब ने देखा था। और उस वक्त जाहिर है हसन भाई बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जो अब मौजूदा दौर के खिलाड़ियों को नहीं मिलती, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आने का मकसद ये तो नहीं हो सकता कि नेशनल खिलाड़ी की इंसल्ट हो, इस अंदाज से इंसल्ट हो। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। और आपको क्या लगता है, आपका इतना वसी एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो लाजमी तौर पे इसमें जिम्मेदार हुई ना, अगर वो सरबराह है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड के रोल को भी आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का फिर भी जो है वो मैं समझूंगा कि काफी उनका सपोर्टिव वो था, रोल था। उन्होंने हॉकी फेडरेशन को भी सपोर्ट किया, इन लड़कों को मीटिंग की बाकायदा, और जो पीसीबी के पीएसबी के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चेयरमैन है पीरजाद साहब, उन्होंने काफी, मैं समझता हूं कि पहले कभी भी इस तरह नहीं हुआ। उन्होंने स्पेशली बच्चों को मिले भी आके, उनकी पूरा पीएडीए भी दिए। लेकिन ये काम तो फेडरेशन का है ना, उनका काम तो स्पोर्ट्स बोर्ड का पैसे देना था, उन्होंने जो भी हो सका दिया, लेकिन असल काम सब फेडरेशन का है। हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है बुख्ती साहब, उनको तो मेरा ख्याल है नो हाउ है ही नहीं हॉकी की, फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बहुत वो कमजोर हैं, तो वो हर जगह खुद चले जाते हैं। वहां पे जो देखें $500 तो प्रेसिडेंट की बाय लॉ जो है हॉकी पर, वो $500 पर डे के हिसाब से उनकी अपनी वो है डेली बनती, वो बच्चों को देनी चाहिए। और इनको अगर जा भी रहे हैं तो वो अपने खर्चे पे जहां मर्जी चले जाएं, लेकिन हॉकी फेडरेशन का जब पैसा नहीं है तो ये कम से कम बच्चों का हक ना मारे, उनके पैसे उनके भी दें और उनका ख्याल भी करें। तो मैं समझता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का उनका बहुत ये एक बहुत बहुत अच्छा स्टेप है कि वो उन्होंने नोटिस लिया है इंशाल्लाह, और वो प्रेसिडेंट को ऐसा आदमी लाएंगे जो कि लुक आफ्टर करेगा फेडरेशन को भी, बच्चों को भी, और स्पॉन्सर्स भी लेकर आएंगे, फंड्स भी लेकर आए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हॉकी का प्रेसिडेंट वही होना चाहिए जो अपने कहीं जो है वो अपनी प्रेजेंट से वो ये सब फंड्स और स्पॉन्सर्स और सब लेकर आए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो इस पे अच्छा स्टेप लेंगे और अच्छा कोई सोच समझ के एक प्रेसिडेंट लगाएंगे। देखिए राना मुजाहिद साहब तो बड़े सीजनल हैं, अगर मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी घूम फिर के आ जाते हैं होते हैं वो। तो ये किस सीमित में, मैं अगर अपने ओलंपियंस की भी बात करूँ, ठीक है आपने बात की, देखे ना खिलाड़ियों को देने के लिए आपके पास टीएडीए नहीं है, आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हर टूर पर जाएंगे, और एक तरफ आपकी टीम मैनेजमेंट बैठी होती है और वो बैठे होते हैं दूसरी जानिब जो पवेलियन होता है वहाँ से वो बता रहे होते हैं, यहाँ से टीम मैनेजमेंट बता रही होती है, लेकिन उनका ट्रिप ज़रूर होता है। जी हाँ, यही मैंने कहा है कि टूर जो है उनका जो ट्रिप है वो खत्म होना चाहिए, और जो जायज है वो जरूर कहीं सेमीफाइनल फाइनल पहुंचते हैं ओलंपिक वर्ल्ड कप में, उन्हें जरूर जाना चाहिए बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए। लेकिन अभी तो वो खुद प्रैक्टिस, बच्चे ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं, मैं इनको बेहतर यंग, एक तो यंग है तो टाइम उनके पास है उनको ग्रूम करने का और उनको एक्सपीरियंस हासिल करने का। तो ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये तो इससे एक्सपीरियंस बहुत हासिल किया है उन्होंने और करेंगे और करना भी चाहिए। और जो कोच है उनका और जो उनके लड़के हैं उनको एक सबक हासिल करना चाहिए और उनको अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए, जो आई एम श्योर वो नोट करेंगे। और जब तक वो खेलेंगे नहीं यूरोप के खिलाफ, जब तक उनको पता नहीं लगेगा, यूरोप हॉकी जो है और एशियन हॉकी में बड़ा फर्क है।
तो वो बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो टफ भी खेलते हैं, रफ भी खेलते हैं, तो वो ये सब चीजें वो करते हैं और इंशाल्लाह ये बेहतर टीम होगी, इसके बाद और बेहतर होगी। और हार जीत से नसीम, हार जीत में पाकिस्तान का कोई वो नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। पाकिस्तान जीतता भी, हर टीम जीतती है मुल्क की, दुनिया की, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे कि उनकी बेइज्जती लगे आम, उसमें वो एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मजरूनी होना चाहिए नाम। नहीं, बिल्कुल आप सही बात करेंगे, पाकिस्तान का नाम बिल्कुल भी मजरू नहीं होना चाहिए। आपने इंडिया को कई मरतबा हराया, मुझे पता है आप क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त खेलते थे, और आप तो ज़ाहिर देखते भी, आप फॉलोअर है ज़ाहिर, टॉप क्लास हॉकी लवर के साथ क्रिकेट लवर भी हूँ, बिल्कुल और खेलता भी रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है हसन भैया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। हसन भाई, ये इंडिया से मैच हार गए, आज जीत गए हम नमीबिया के खिलाफ। अपनी टीम को मैं अगर माजी में अपनी हॉकी टीम देखूं जितनी तगड़ी हुआ करती थी, ऐसे हमारी क्रिकेट टीम में भी हर खिलाड़ी ऐसा लगता था पाकिस्तान खड़ा हुआ है। कुछ आपको लगता है हॉकी की जानिब कुछ क्रिकेट का सफर वो टैलेंट नहीं आ रहा जो देखने में लगता था पाकिस्तान? बिल्कुल एक सच्चाई है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, सबसे पहले हॉकी हो या क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आप मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो मैच में आप खड़े नहीं हो सकेंगे, इंडिया पाकिस्तान के खासतौर से मैच पे। तो वो आपको कॉन्फिडेंस लाना है, चाहे हॉकी की हो, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स का हो। तो जब इंडिया का मैच पाकिस्तान का होता है तो उसमें इनको थोड़ा सा मेंटली जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमारे लड़कों को, क्रिकेटर्स को, और आखिरी दम तक लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़नी है। अगर आप पहले छोड़ देंगे, जो पूरा पाकिस्तान देख रहा है उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ कि जब हम ओलंपिक और वर्ल्ड कप में थे, आप यकीन करें कि जब नारे तकबीर अल्लाहू अकबर जब हम बीच में लगाते थे, उससे पहले हम जो बात करते थे वो यही करते थे कि देखो ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हमें लाइव जा रहे हैं हम, तो हमने अपना पूरा निकालना है, जो हम मेहनत करके आए वो आज हमने पूरी इस ग्राउंड में 100% देना है। तो ये 100% जो है वो आखिरी दम तक होगा, चाहे आप जीत रहे हैं चाहे आप हार रहे हैं। आपने अपनी खेल से महसूस करना है लोगों को, खेल हार या जीत से नहीं होती। तो ये मैंने नोट ये किया था कि हमारे जो क्रिकेटर हैं वो बीच में हार गए थे, कोई बात नहीं, अगर हमारी 2 या 3 विकेटें गिर गई थी, हमारी फाइट जो है वो जारी रहनी चाहिए थी। और यही एक स्पोर्ट्समैन का, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बात कर रहा हूँ, बाकी जो यहाँ पे बैठे हुए अताउर रहमान साहब दूसरे वो ज्यादा टेक्निकली इसको बताएंगे, लेकिन मैं एज ए स्पोर्ट्समैन कहूंगा कि इसको जो है वो उनको हर टीम से हर फाइट जो है वो उनको लड़नी चाहिए और इतना बड़ा दिल करके लड़ना चाहिए। ग्रेट हसन सरदार भाई, आपको रमजानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और अब रमजान आ गई, कुछ लग रहा है कि दुआओं से कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, अल्लाह करे, इंशाल्लाह होगी। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट हसन सरदार भाई। आप हमारे वर्ल्ड कप और रमज़ान चैनल 5 की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने हॉकी खेली, अल्लाह करे कि इसी तरीके से हमारे सारे गेम हो जाएं। आता हूँ रहमान भाई, ये थोड़ा सा आता हूँ अभी क्रिकेट पर। तो ये हॉकी का जो मामला है, देखे ना, खिलाड़ी बर्तन धो रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में जाके, और वो प्रो हॉकी लीग खेलने गए, टफेस्ट अपोनेंट के खिलाफ हैं, वो कपड़े धो रहे हैं, वो नाश्ता बना रहे हैं, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम, और रमजान मुबारक भी। रमजान मुबारक जनाब, रमजान मुबारक आपके वहाँ इंग्लैंड में भी, और चैनल 5 के तवज्जुह से तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तान में बसने वाले और सारी दुनिया में बसने वाले अहले मुसलमान को जो है रमज़ान का चांद मुबारक। जनाब अली अता भाई, हॉकी बिल्कुल नसीब भाई, ये मेरी तो होश में ये पहली दफा देखा मैंने अपने क्रिकेट कैरियर में, और जब तक हम हॉकी को देखते रहे हैं ऐसे कभी नहीं देखा किसी के पाकिस्तान की टीम, ये पाकिस्तान टीम की बेइज्जती नहीं है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। जिन लोगों ने इन लोगों को प्रेसिडेंट बनाया, उन लोगों से पूछा भी जाए, वो एक्शन ले ना कि आपको ये जिम्मेदारी दी थी, आपने क्या किया इस हॉकी के साथ, आपने क्या टीम कैसे भेजी विदाउट होटल बुकिंग, और प्लेयरों के टीए किन्होंने देने थे? ये फेडरेशन की जिम्मेदारी होती है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोगों को तो हॉकी के करीब भी नहीं आना चाहिए। राना मुजाहिद साहब चाहे ओलंपियन है, चाहे पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, क्या उनको नहीं पता
कि प्लेयरों के साथ कैसा डील करना है। क्या ये वही, अगर ये उसी टीम में होते तो क्या करते, आज ये प्लेयर होते तो क्या करते। तो सर ये इनसे पूछना चाहिए, अपना टीए इनको याद है, और जिन्होंने खेल रहे हैं मैदान में उनके पेड याद नहीं है, इनको अपने अपने पेड याद है कि हमने डेलियां लेनी है। तो सर यही वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने लाकर सजा देनी चाहिए, ताकि दूसरे इनसे सबक सीखे। ये पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो हुकूमत कर रहे हैं, उनको चाहिए ऐसे लोगों को निशाना बनाए, इबरत बनाए, ताकि पता चले कि कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और कौन अपनी जॉब से मुखलिस है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। मैं तो इतना ही कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी ने दुनिया भर में वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, क्या ये इस तरह की हॉकी के साथ किया जाता है? भाई आपके फंड हॉकी के लिए होने चाहिए। इतने दिन हम शाही खर्चियां करते हैं, वहां ये फंड उधर देने चाहिए। और फिर हम जब हार जाते हैं फिर कहते हैं पाकिस्तान की हॉकी खत्म होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होगी। सर यही वो फैसिलिटी होती है जो देनी चाहिए प्लेयरों को। नहीं तो नहीं, आप यही बिल्कुल कहूंगा। ये बिल्कुल सही बात है। ये अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, कासिम यही मैं भी आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये बड़ा हैरान कुन है कि नेशनल गेम हॉकी को जिस अंदाज से आप डील कर रहे हैं, जिस अंदाज से आप लेके चल रहे हैं कि आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, पहले उसके पैसे नहीं होते, हुकूमत 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देती है, जिसके बाद टीम जाती है और जाने के बाद 10 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। फिर वो हिसाब किताब तो होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि भाई लड़कों को पैसे नहीं मिल रहा, वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उनको ये कह के रोक देते हैं कि चुप हो जाओ वरना इंडिया का मीडिया इस बात को बहुत उठाएगा, तो वो कब तक चुप रहेंगे? कासिम देखो, पहली बात मैं ये करूँगा, अस्सलाम वालेकुम सबको और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। विश एवरीबडी ब्लेस मंथ ऑफ रमज़ान। क्या कहूँ, ये तो एम्बैरसमेंट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान हॉकी को एम्बैरसमेंट नहीं है, पूरा पाकिस्तान का नाम इसमें ख़राब हो चुका है। तो ये जो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, आपकी टीम स्टार्स अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, आपने बिल्कुल बात सही की है, बहुत हाई लेवल में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और ये जो चीज़ें इनको करने पड़ रहा है, मैंने सुना एयरपोर्ट के अंदर मेरे ख्याल से 13 घंटे वहाँ पर इंतज़ार किया, फिर होटल रूम्स नॉट रेडी, नॉट पेड फॉर। मैं क्या कह सकता हूँ, ये प्रेपरेशन नहीं हो सकता। फिर अगर आप एक हाई लेवल स्पोर्ट खेलने जा रहे, कोई चीज़ें बर्दाश्त करने पड़ते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट में, कोई चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये तो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड चला। और आई फील सॉरी फॉर द प्लेयर्स, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करेंगे, जो पैट्रन चीफ हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनके साथ साथ बैनुल सूबाई राब्ता के वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब, जिनको ये केस दिया गया और वो अब एक तहकीकाती कमेटी कायम कर रहे हैं, ये वाकई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक जगहसाई हुई है पाकिस्तान की, जो भी बदइंतज़ामी हुई है वहाँ पर, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ बर्ताव हुआ है, ये किसी ने बाहर नहीं किया, ये अंदर से हुआ है। ऐसा बर्ताव अंदर से तो नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम में आए, कोई बाहर की वजह से आए। हम अगर अपने ही खिलाड़ियों को प्रॉपर तौर पे सहूलतें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट की हम कभी भी उम्मीद ना रखें, ये फिर नहीं आपको अच्छे रिज़ल्ट आ सकते। तो इसकी तहकीकात हो रही है और ये तहकीकात होनी चाहिए। अता भाई, आज पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल कर ली, ज़बरदस्त। साहबजादा फरहान, मेरी इतलात के मुताबिक तो कल रात तक साहबजादा फरहान टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी जगह पे फ़खर खेल रहे थे। जो पाकिस्तान ने 3 चेंजेस करने का फ़ैसला किया था, उसमें 2 तो उन्होंने कर दी, तीसरी लास्ट मोमेंट पे ये वापस ली थी साहबजादा फरहान की। अगर वो भी नहीं होते तो आपके टॉप ऑर्डर बैटिंग तो क्लिक नहीं कर रही है उस तरीके से जो आप एक्सपेक्ट करें। देखें नसीम भाई, पाकिस्तान इन्होंने साबित कर दिया कि ये जो एसोसिएट कंट्रीज हैं उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस लाजवाब नजर आती है। और आज उन्होंने दिखाया है, जहां हमने परफॉर्म करना होता है वहां पे हमारी टीम उस तरह जल दिखाई नहीं देती जिस तरह यहाँ देती है। यहाँ तो ऐसे आगे हिटिंग भी कर रहे थे कि लगता था कि ये पाकिस्तान की वो टीम ही नहीं है जो हमने पिछले परसों मैच में देखी है। तो आई थिंक कि यही चीज हम
उस टीम को इस टीम में देखना चाहते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ। हाँ। आगे पता चले, मुकाबला तो हो ना, चाहे मैच हारना जरूरी ऐसे नहीं होता कि जैसे वन साइड हम पिछली दफा हार गए। भाई लड़ के हार जाओ, कौम को कोई दुख नहीं होगा। जिस तरह हम हारते हैं, हमारे दिल भी दुख जाते हैं, हम इन प्लेयरों से हमारा दिल भी नहीं करता कि इनके बारे में बात करें। तो आई थिंक आज का जो खेल हुआ है बड़ा अच्छा खेला है सावधान फरहान, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो उनके टीम में नहीं थे, लेकिन मेरे इतला के मुताबिक फखर जमान को उन्होंने कल बैटिंग भी नहीं कराई थी। तो आई थिंक कि ये फखर जमान उनके प्लान में भी नहीं है। तो दूसरी बात देखे, अगर फखर उनके प्लान में नहीं है तो ये वो नाफे की जगह पर कुछ ना कुछ था। मैं आपको देखे ना, आपने एक बैटर बढ़ाया है, आपने अबरार को बाहर कर दिया। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है कि अबरार जो पिछले अगर 10 मैचों का आपका टॉप परफॉर्मर है, आप एक मैच की परफॉर्मेंस पे अबरार को बाहर कर देते हैं। भाई आप शादाब को बाहर करते हैं या नवाज को बाहर करते हैं, आप 9वें नंबर पे फ़हीम अशरफ को भेज रहे हैं। जब आप एक बैटर बढ़ा रहे हैं तो आप अपने स्पिन डिपार्टमेंट को, जो आपका चैंपियन स्पिनर है, सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पे बाहर कर रहे हैं। यही वो चीज है नसीम भाई, जिसका हम रोना रोते हैं कि भाई आप अपने मेन प्लेयर को, जो आपका विशेष स्पिनर है, जिसने आपको मैच तो आए हुए हैं, और आप उन्हीं को बार बार बैठा रहे हैं। और ऊपर से शादाब खान की परफॉर्मेंस को देख ले, क्या वो टीम में आता था? जिस तरह वो आज खेला है, क्या इस तरह नजर आता है उसकी रिटर्न? पिछले मैच में ये कवर कराया आपने, आज आपने देख लिया उनकी परफॉर्मेंस। क्योंकि ये जो प्लेयर है, ये छोटी टीमों के खिलाफ अब हो गए हुए हैं, इनमें अब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने की ताकत नहीं है। बिल्कुल। तो इसी वजह से जो आप, और ये जो अबरार को बैठाना बाहर है, ये इस मैनेजमेंट की फेलियर है। आप देखें ना, इस मैनेजमेंट में हेड कोच क्या कहता है कि जनाब हमने सोचा था कि जनाब जब पांड्या आएंगे, दुबे आएंगे, तो उस वक्त हम उस्मान तारिक को लेकर आएंगे। और भाई जब तब आना जब चिड़िया चुकी खेत, और भाई प्लान चेंज होते हैं हर मैच के, हर बॉल के बाद गेम चेंज होता है, हर ओवर के बाद चेंज होता है, आउट होने पर मैच चेंज हो जाता है, कंडीशन चेंज हो जाती है। तो आप किस तरह लेके बैठे कि हमारा प्लान ये था? भाई इनका फेलियर है। कोई ऐसा दुनिया में कोच देखा है जो कहता है मैंने रात को टीम प्लान बना दिया था, बस उसी प्लान पे चलेगी और मैच हाथ नहीं, बाबर, मैं अभी आता हूँ जरा कासिम से, जरा बाबर की इफादियत क्या है? अगर 8 ओवर हो जाएंगे तो बाबर बैटिंग के लिए भी नहीं आएंगे। देखिए, क्या कोहली को आप बाहर कर सकते थे? कासिम, मेरा एक सवाल ये, एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट बनाने जाता हूँ। वेल प्लेड सबजादा फरहान। मैं कहता हूँ कि अगर सबजादा फरहान अभी बारी ना लेके खेले तो पाकिस्तान विल स्ट्रगल। बिल्कुल। अगर वो टॉप ऑफ द ऑर्डर में ना चले, मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न्स है कि हम कैसे मैच को आगे लेकर जाएंगे। तो वेल प्लेड टू हिम, मुबारक भी हो कि शुक्र है सुपर 8 में हम पहुंच गए। लेकिन अब पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम के अंदर है या कुछ है वो चीज़ आगे जाने के लिए। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम 4 नंबर में खेल रहा है, और आज इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था नामीबिया के खिलाफ कि उसको बैठा के दूसरे बैट्समैन को आगे भेज रहे। आपको मैं ये सवाल पूछूं, विराट कोहली अगर होता, विराट कोहली को बेंच में बैठाते या वो जाता विकेट के ऊपर? जो भी सिचुएशन होगा विराट कोहली संभाल लेगा। आपका बेस्ट प्लेयर के अंदर ये चीज होनी चाहिए। वो तो बैठ ही जा रहा था और बैट्समैन आगे से आ रहे जा रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपोज हो रहा है। तो क्या ये चीज बाबर का कॉन्फिडेंस और मजीद शेक नहीं करेगी कि वो टीम में हैं और उनको इसलिए बैटिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है? जो चैंपियन बैटर रहा है, जो दुनिया का नंबर 1 बैटर रहा है, इस वजह से नहीं भेजा जा रहा कि वो स्लॉग नहीं कर सकता, जो रिक्वायरमेंट है T20 क्रिकेट की। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और अगर वो शुरू में जाए जैसे इंडिया के खिलाफ हो गया, जब उसका बनता था कि विकेट में थोड़ा सा रहो, वो उसने, हम सबने देखा कि उसने कौन सा शॉट मारा। देखो, मैं बाबर के खिलाफ हर बुरा नहीं बोलने जाता, बाकी भी टीम है, लेकिन उसका जगह 4 नंबर में मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से उसको 4 नंबर का बैट्समैन बना दिया T20 फॉर्मेट पर। ना वो ऊपर मारे, ना उसका ऊपर बनता है, और फिर अगर ओवर्स बढ़ते रहेंगे तो उसका जगह ही नहीं बनता बैटिंग लाइनअप में आने। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। ये मुझे प्लानिंग सही नहीं लग रहा। अता भाई, इतना दिल गुर्दा होगा अता भाई कि सलमान आगा कहे मैं 4 नंबर पे आ जाता हूं, बाबर को 3 नंबर पे खिला देते हैं। वैसे भी भले 3 नंबर पे खेलें, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जो रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मेट की, क्या आपकी पावर हिटिंग अच्छी होनी चाहिए।
और अगर आप बाबर को 10वें ओवर में ये फैसला कर लें कि बाबर खेलने नहीं जाएंगे तो बाबर को शामिल करने का फायदा क्या है? यही सवाल मैं यही जवाब देने आया था और आपने खुद ही दे दिया। अब मैं इसी पे आ जाता हूँ। बाबर आजम ने और इस टीम ने साबित कर दिया कि बाबर आजम ऑर्डिनरी प्लेयर है। जब आप अपने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर को ये कह रहे हैं कि ये इस टाइम पे जाने के काबिल नहीं है, उसको पैड करा के आपने बैठाया हुआ है, तो इट्स मीन कि आप उसकी तजलील भी कर रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी शेयर कर रहे हैं। भाई आप तो उसको लेकर गए हैं कि ये हमें सहारा देगा और हम इसका सहारा बनेंगे। अब उसको सहारे की जरूरत है, तो सहारे में तो कप्तान साहब आप अपना नंबर उनको दे देते कि भाई ये फॉर्म में नहीं है, इसकी फॉर्म वापस आ जाए। ऊपर तो सर ये देखे, ये क्रिकेटर जो होते हैं ना नसीब भाई, मैं आपको अंदर की बात बताता कि जिन्होंने किट पहन ली ये एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। ये दोस्त ये सिर्फ ऊपर से दोस्त होते हैं, प्रोफेशनलिज्म में ये दोस्त नहीं होते। जाहिर कैसे हो सकते हैं? अगर अता भाई आप तो जानते हैं, आप भी 16 में खेले हैं पाकिस्तान के, जो 25 करोड़ अवाम में खेलते हैं, तो दोस्त होंगे कैसे? खेलना ही 16 ने। सर मैं आपको इसीलिए बताया मैं नसीम भाई, ये यारियों का डंगा हुआ आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। और मैंने तो मेरे ये जितने भी क्रिकेटर हैं ये ऊपर से हमदर्दियां बांटते हैं और इनको ये पता नहीं है कि आपका दोस्त जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है। आज बाबर आजम, यही बाबर आजम होता तो इसके आगे पीछे होते। आज देख ले बाबर आजम को उन्होंने कैसे फुटे लाइन लगाया कि इस काबिल भी नहीं समझा कि ये इसको अपने नंबर पे भेजा जाए, ठीक है। देखें सलमान आगा क्या नंबर 3 ही खेलता रहा। भाई आप कुर्बानी दो ना, आप कह रहे हो तो मैं अपनी टीम को सहारा दूंगा, तो लीडर तो आप हैं, आप इनको सहारा दें। बाबर आप जाओ नंबर 3 पे, मैं नंबर 4 खेलता हूँ, क्योंकि ये तो मिडिल ऑर्डर में खेलता है। लेकिन दरमियान में तो ऐसा लगा था भाई, आज तो बाद में साहबजादा फरहान ने एक्सेलरेट किया। इवन इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि शादाब के 11 गेंदों पे 11 रन थे, और जब वो पार्टनरशिप 50 रन की मुकम्मल हुई थी वो 24 गेंदों पे हुई थी, तो 13 गेंदों पे 39 किए थे उस दौरान साहबजादा फरहान ने, तो 200 रन तक तो उन्होंने ही पहुंचाया। वरना दरमियान में लगा था सलमान शादाब पहले अपने रन के लिए खेल रहे हैं। इवन शुरू में तो ऐसा लग रहा था। चाहे क्या ख्याल है? बिल्कुल, जब साइम अयूब आउट हुआ है तो बाबर को भेजते ना, ताकि इसका कॉन्फिडेंस भी आता, और इसको जब आपने ऊपर लेकर जाना, अगले मैचों में लेकर जाना, क्या बाबर को नीचे लेकर जाएंगे, तब फिर आप फिर कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। जब ऊपर से आउट होंगे ये सलमान आगा भी। तो सर ये आप देखें कि पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर है, ये देख लें किस तरह शफल करते हैं। पहले किसको भेजा था, आज किसको भेज दिया, ठीक है। शादाब नीचे आता था, ठीक है, तो आप देख ले भाई। देखिए ना, आज आपने शादाब की को जस्टिफाई किया, आपने बॉलिंग भी करवाई यहाँ पे। भाई इंडिया के खिलाफ क्या हुआ था, 1 ओवर में 17 रन क्रूशल मौके पे शादाब ने दिए, फिर दोबारा बॉलिंग के लिए नहीं आए। यहाँ आज आपने बॉलिंग देकर 3 विकेटें भी दिलवाई उनसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जगह बन रही है, जिसकी बन रही है, वो नहीं हो रहा। हाँ, आज उसको 4 ओवर पूरे कराए गए हैं, हालांकि इंडिया के बड़े मैच में 1 ओवर कराया गया है, ठीक है। तो वो देख लेना, आज तो फहीम अशरफ से भी ओवर करा दिए गए हैं। भाई बरार का क्या कसूर है, मार तो सबको पड़ी है। आप अपने मेन बॉलर से को कॉन्फिडेंस देने के बजाय, यही वो चीज है कि आप देख रहे हैं इंडिया की टीम 4 साल से हमारे साथ जब जितने भी मैचेस हुए सेम मोस्टली टीम खेलती है, और हम हर मैच में आप उनके तो 5 साल देख लिए ना आपने, और हम हर मैच में अपने 3-4 चेंजिंग करते हैं। किसी प्लेयर को पता नहीं है कि हमारा, और ऊपर से आप सबसे बड़ा साइन आप देखेंगे शहनशाह अफरीदी, वो आज क्यों नहीं खेला? अगर वो फिट था तो उसको तो कॉन्फिडेंस देना इन्होंने, वो तो क्योंकि ऊपर से जो 3 मैच खेला है वहां तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, तो यहाँ तो वो आपका मेन बॉलर आप यार भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। खिलाएं तो भी परेशानी, नहीं खिलाएं तो भी परेशानी। देखिए ये मानिएगा, और इस पे मैंने अभी बात करनी है भाई। आपने जो बात की ना कि जी, मैं इस पे जरा आपसे और डिटेल में कि खिलाएं तो परेशानी, ना खिलाएं तो परेशानी। आपने अगर बात की कि शहनशाह अफरीदी, तो मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा कि क्या उन्हें जो आज ड्रॉप किया गया सही फैसला था या नहीं था। मैं तो कहता हूं कि जी शादाब और बाबर
ये भी नहीं बनते थे, आपको चेक कर लेना चाहिए था, यही मैच था आपके पास, उसके बाद तो आपने सुपर 8 खेलना है। खैर, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारी इस ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और रमज़ान में आपको रमज़ान मुबारक। कल फिर रमज़ान टाइमिंग में आपके साथ मुलाकात होगी। रमज़ान भी वर्ल्ड कप में खेलेंगे। एक ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक, वापस आ रहे हैं जनाब। वर्ल्ड कप और रमज़ान, चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। और अल्लाह का शुक्र है हमारा वर्ल्ड T20 अभी बाकी है, वरना जिस तरह से इंडिया से मैच हार गए तो बिल्कुल ही डर गए थे आगे होगा क्या। लेकिन नमीबिया के खिलाफ आज कंफर्टेबल विन पाकिस्तान की, जिस तरीके की विन दरकार थी सुपर 8 मरहले से पहले, वो पाकिस्तान टीम को आज हासिल हो गई। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, बल्कि मैं खुद बात कर रहा हूँ कि अबरार कैसे नहीं होंगे टीम में, ये तो समझ में ही नहीं आता। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपने सेकंड विकेट कीपर के तौर पे ख्वाजा नाफे को शामिल किया है, तो आज अगर ख्वाजा नाफे और मोहम्मद उस्मान दोनों खेल रहे थे तो आप ख्वाजा नाफे से भी विकेट कीपिंग करा सकते थे, चेक कर सकते थे कि वो कैसी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। कल अगर उस्मान ना हो तो फिर आपके पास ऑप्शन कितना रेडी है, ये भी आज चेक करने का पूरा मौका था अगेंस्ट नमीबिया। कासिम, ये वाकई ये एक मौका तो था आपके पास, अगर आज दोनों ही खेल रहे थे तो आप उस्मान की कीपिंग तो देख चुके हैं, आज नाफे की भी कीपिंग देखते। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर आप बाबर आजम को नई बारी देने चाहते थे, आज शायद फ़खर जमान को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता और वो भी टीम में आ जाता और एक रिदम उसको भी मिल जाता। टाइम इन द मिडल एक बहुत क्रूशल चीज़ है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ख्वाजा नाफे को ग्लव्स दे सकते थे, थोड़ा सा ऑप्शंस का पता चल जाता आपको। लेकिन अब तो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आ गया। अब तो हमारे सामने जो टीम्स आएंगे ऑल सारे तगड़ी टीम्स है। न्यूजीलैंड तो बहुत तगड़ी टीम है इस टूर्नामेंट में, कह सकते हो कि फेवरेट्स हफ्ते को खेल रहे हैं, फेवरेट्स लग रहे हैं, इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और श्रीलंका हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ 28 फरवरी, वो बहुत बहुत चुपचाप चल रहा है श्रीलंका, लेकिन टीम तगड़ी है। ये ना सोचो कि वो टीम हम लाइट ले सकते हैं, बहुत तगड़ी टीम है। और इंग्लैंड जो है और पाकिस्तान, मुझे दोनों बराबरी लगे। मुझे पाकिस्तान टीम का तो बताए ना, अभी तो हम उस पे तो आते हैं, सुपर 8 पे हम कल भी बात कर सकते हैं, हमारे पास है। लेकिन आज आपने कहा बिल्कुल, आपने आज सही बात हमारे किया। फॉल्ट्स क्या थे अगर मैं देखूं तो फॉल्ट्स तो यही थे कि हमारा जो मेन बैट्समैन है जिसको आप टीम में डाल रहे हो, इसमें मैं बार बार पॉइंट बनाने चाहता हूँ कि अगर वो नंबर 4 में खेल रहा है, उसका फॉर्म भी नहीं है अभी, और आपने उसको खिला दिया तो क्यों नहीं भेजा आपने उसको बारी के लिए, आपने उसको नीचे कर दिया, तो उसका क्या मतलब है? तो अगला मैच आके खेलेगा नंबर 4 दोबारा, तो फिर ये प्रॉब्लम है कि और आप उसका कॉन्फिडेंस पहले ही उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको तो पीएसएल खेल लेने दें ताकि उसका कॉन्फिडेंस बाबर का आ जाए। इस तरीके से तो वो खेलने ही नहीं जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है। इसके साथ साथ उस्मान तारिक 11 ओवर के बाद ही बॉलिंग करने के लिए आएंगे। आता भाई ये कोई फार्मूला बन गया है, एक खिलाड़ी जिसका नाम इस वक्त सब जगह पे लिया जा रहा है, आप वो तो 4 विकेट ले गया, वरना तो 4-5 तो ऊपर से ही आपने आउट करवा दिए थे अपने पसंदीदा से, तो वो क्या 11 ओवर के बाद ही बॉलिंग करने के लिए आएगा? ये कौन सी मेंटालिटी? आप चेक तो करें पावर प्ले में कैसी बॉल कर रहा है, दरमियान में कैसी कर रहा है, आप तो लाई आखिर में रहे। आता भाई कि इन्होंने जी आवाज आ रही है? जी सुन रहे हो आता भाई, बिल्कुल आ रही है। यही वो बात है नसीम भाई कि इनके प्लान अपने जो बनाते हैं कमरों में, जो ये ड्रेसिंग रूम में प्लान बनाते हैं, उसी प्लान पे ये रहते हैं। इनको नहीं पता कि मैच की सिचुएशन चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है, किस किस्म का बैट्समैन आ जाए तो हमने कौन सा बॉलर इस्तेमाल करना है। यही वो फुकदान है इनमें कि इनको पता ही नहीं है कि बॉलर से बॉलिंग किस जगह पे करानी है। बिल्कुल, हम तो ये तो वो काम करते हैं जो किसी की सोच में भी नहीं होते, और बाद में फिर कहते हैं कि हम तो लर्न कर रहे हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इनका मेन वर्ड है ना, मैच हारने के बाद में क्या कहते हैं, हम लर्न कर रहे हैं। तो और क्या करेंगे हम नेक्स्ट मैच में इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यही वो बात होती है ना। तो क्या आप उस्मान तारिक ने नाम लिखवाया हुआ है कि 11 ओवर इसने करना है या 10 ओवर इसने करने? भाई दूसरे भी जो बॉलर है इनको देखना चाहिए कि कौन सा किस कंडीशन में बॉल करता है। अभी तो आपने उसको देखा ही नहीं है, क्या ये ऊपर दायरे में भी गेंद कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यही वो बात है नसीम भाई,
इनको ये पता ही नहीं है कि हमने अपने बॉलरों को किस किस जगह इस्तेमाल करना है और किन बैट्समैनों को कहाँ भेजना है। इनको तो ये पैर करा के सारों सबको बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जा तू चला जा और तू चला जा, और बाद में फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमसे क्या हुआ। जब आपका बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है, तरतीब शुदा नहीं है, तो आप कैसे मैच जीत सकते हैं। बाबर आजम इसीलिए आपको इन्होंने ऑर्डर नहीं बना दिया। आपने 4 नंबर पे अता भाई सबसे बड़ी चीज आसान सा जवाब ये दिखाई देता है, 4 नंबर पे अब आपको अक्सर बैटिंग आती है 8वें 9वें नंबर के बाद जहां आपको पावर हिटिंग चाहिए, तो 4 नंबर पे तो बाबर का बनता ही नहीं है, या तो वो 3 पे खेलें। अगर 4 पे ही खिलाना है तो आपके पास फखर जमान ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, बाबर की निस्बत के जो पावर हिटिंग उनसे बेहतर कर लेते हैं। एक और आता हूँ भाई, एक चीज में आप दो जी 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 था भाई नसीम भाई, 8वें नंबर 9वें नंबर पर पावर हिटिंग नहीं होती, ये गलत बात है। पावर हिटिंग के लिए आपका 5वां 6ठा नंबर होता है। नहीं, मैं तो 4थे नंबर की बात कर रहा हूँ। मॉडर्न डे क्रिकेट में 4 नंबर से हिटिंग अगर 8वें नंबर पे जैसे आज बाबर को नहीं भेजा तो उनसे बेहतर चॉइस तो 4 नंबर पे फखर है। अता भाई देखा, बिल्कुल फखर को खिलाना चाहिए था इनको। बिल्कुल, मैं आता हूँ आता भाई, एक और टॉपिक है जो आप दोनों से मैं जरा जानना चाहूंगा। एक मुझे ये बताएं कि मैं अभी एक चीज कासिम नोट कर रहा हूँ, फिर अता भाई से भी इस पर राय लूंगा। साइम अय्यूब ऐसे बैटर आए थे, वो एज ए बॉलर बने हुए, आज वाइट बॉल चेस करते हुए वो आउट हो गए। इतनी बाहर की गेंद उनको समझ ही नहीं आ रहा, क्रिकेट बैटिंग भूल गए, बॉलर बन गए। शादाब खान चैंपियंस ट्रॉफी में आपके चैंपियन बॉलर थे, ऐसा गुगली बॉलर जो दुनिया भर में एक आवाज बुलंद करता हुआ आ रहा था, वो अपनी बैटिंग के चक्कर में बॉलिंग उस तरीके की नहीं जारी रख सके। नवाज की मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, नवाज ने बॉलिंग उनकी अच्छी थी, वो बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग पे फोकस किया, दरमियान में उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही। तो वो जो एक हमारे प्लेयर हुआ करते थे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक साथ इंप्रूव किया करते थे, इसमें हमें यहाँ कमी लग रही है, क्योंकि साइम ने अगर अपनी बॉलिंग बेहतर की तो बैटिंग भूल गए, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। देखो, अगर आप हमारे हिस्ट्री में देखें और कई ऑलराउंडर्स को देखें तो एक नाम ज़रूर मैं कहूँगा, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक बॉलिंग में भी तगड़ा था, बैटिंग में भी तगड़ा था, पता चलता था कि ये जेन्युइन ऑलराउंडर है। सैम अयूब अभी मुझे लग रहा है बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन वो पाकिस्तान का ओपनिंग बैट्समैन भी है। तो हमने तो बॉलर सुना ही नहीं था, वो तो थे ही बैट्समैन। वो तो बैट्समैन ही था, तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। और मैं ये भी कहूंगा इसने इंडिया के खिलाफ क्या बॉलिंग किया, उनके ओवर जबरदस्त थे। 3 for 24 आउट किया था, शायद वो 4 वो डूबी को भी पहली बॉल ऊपर से किया था, ऊपर से बहुत जबरदस्त, सबसे अच्छी बॉलिंग उसने स्पिनर्स के, ऑफ ऑल द स्पिनर्स सैम अयूब ने सबसे बेहतरीन गेंद किया। लेकिन टॉप ऑफ द ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके ओपनिंग पार्टनरशिप होता है, वो आपको स्टेबिलिटी देता है, वो आपको स्टार्ट देता है, और सैम अयूब अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत कंसर्न है, मैं तो सोच रहा था कि शायद फ़खर ज़मान को डाल देंगे, शायद उसको एज एन ओपनर भी डाल दे, क्योंकि फ़खर ज़मान हर जगह में उसने बैटिंग किया पाकिस्तान के लिए। और अभी जो मेन कंसर्न है वो टॉप ऑर्डर में है। मैं ये भी सोच रहा था शायद सैम अयूब को मिडल लोअर ऑर्डर में आप ट्राई कर लो, थोड़ा सा प्रेशर उससे उतार दे, बॉलिंग भी वो आपको दे रहा है, शायद नीचे आके थोड़ा बहुत बाबर को ऊपर कर दें। आपके दिल की बात है, बाबर के बगैर आप हिल नहीं पाते। बाबर ने इस टीम में खेलना है तो अगर बाबर को आप इस टीम में रख रहे हो तो टॉप 3 में उसका जगह बनता है। अगर आप उसको टॉप 3 में नहीं खिलाएंगे तो उसका जगह बनता ही नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा सलमान आगा खुद को एडजस्ट कर सकते हैं 4 नंबर पे, अगर बाबर को 3 पे करें या साइम को 3 पे करके बाबर को टॉप ऑर्डर पे खिलाएं तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। ये भी अभी कल भी अभी बहुत टाइम आता भाई, जरा इस पे जरा रोशनी डाले ना। जो बॉलर थे वो बैट्समैन बन गए, जो बैट्समैन थे वो बॉलर बन गए, कोई ऑलराउंडर नहीं था वो बॉलर बन गया, बेहतरीन ऑलराउंडर बन गया, बैटिंग पे उतना ज्यादा फोकस दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या दोनों चीजों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते? वो कैपेबल जो खिलाड़ी हुआ करते थे उसकी मिसिंग है यहाँ पे। नसीम भाई, ये ऑलराउंडर थे ही नहीं जिनको आपने ऑलराउंडर करार दिया हुआ है। ये आधा तितर आधा बटेर है, क्योंकि आप बताएं कि क्या इन्होंने कभी ऑलराउंडर इनिंग्स खेली है? कुछ ये फाहिम अशरफ ऑलराउंडर है ना आपका, तो ये तो 4 मैच तो गेंद ही नहीं कर रहा। ठीक है, आज उसको 2 ओवर करा दिए, इंडिया के खिलाफ ओवर ही कोई नहीं कराया। आप अपने ऑलराउंडर को इस्तेमाल करते नामे नंबर पे। भाई इनको तो पता ही नहीं है ऑलराउंडर की डेफिनेशन क्या होती है। आपका तो आईसीसी का जो नंबर 1 ऑलराउंडर है वो साइम अयूब है रेटिंग में, ठीक है। तो देख रहे आपका मेन बैट्समैन ऑलराउंडर बना हुआ है, तो ये ऑलराउंडर ऐसे नहीं होते। आपने तो
अपनी टीम को सबको ऑलराउंडर बना दिया हुआ है। जो भी गेंद कमाना जानता है, जो बैटिंग करना जानता है, बैट्समैन बॉलर बन गया है और बॉलर बैट्समैन बना हुआ है। तो सर ये इस तरह टीमें नहीं चलती। तो क्या हम इस तरीके से अपने प्लेयर्स को जो टीम बना दी हुई है, या हमारे कैसे ने जो टीम बना दी हुई है, ये टीम अपने स्किल पे नहीं खेलती। ठीक ये है। अपने सिर्फ लड़के जो खेलते हैं, ये अपने जगह बचाने के लिए खेलते हैं। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आना था कि इन्होंने अपने नंबर पर परफॉर्म करना था, जो इनके नंबर है ही नहीं। आप देखें आप बाबर आजम आपका नंबर 3 था, उसको 4 कर दिया, अब उसको बेंच पे बैठा दिया कि जनाब उस वक्त ही तो 8-10 ओवर पड़े हुए थे ना, तो बाबर आजम को भेजते तो फिर भी देख लेते कि भाई 35-40 तो करता, कॉन्फिडेंस तो आता उसको। अब उसका वो भी कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। अब ये बड़े मैच चेहरा उतरा हुआ था बाबर का, चेहरा उतरा हुआ था बाबर का। आपने वैसे तो वैसे ही उतरा हुआ है और उतर गया था। ये इशारा दे दिया है कि हम इसको किसी टाइम भी बेंच पे बैठा सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये इशारा उन्होंने दे दिया है, आपको समझने वाले समझ जाएंगे। जी देखिए अता भाई, थैंक यू वेरी मच, आपकी बातचीत बड़ी ज़बरदस्त और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। कासिम शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे डिस्कशन हमने करनी है। हसन सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वर्ल्ड कप और रमज़ान का हिस्सा बने। ओवरऑल देखें तो अब हम रमज़ान में शामिल आ गए हैं, तो हमारे जो रमज़ान में ट्रैक रिकॉर्ड है, अल्लाह करे कि ये हमारे प्लेयर्स उसको बरकरार रखें। कौम तो दुआ कर रही होगी, वो उसमें कोई कमी नहीं करेगी। खेलना आपने, लड़ना आपने, जो हसन सरदार साहब भी बात कह के गए थे, हॉकी के चैम्पियन ग्रेट, कि आप लड़ें तो सही। आपने तो 3 विकेटों के बाद इंडिया के खिलाफ मैच गिव अप कर दिया था। अच्छी खबर ये कि पहले रमज़ान जो पाकिस्तान में हमारी टीम सुपर 8 मरहले में उसी दिन चली गई है, और हम सब दुआ तो कर रहे हैं। आपने परफॉर्म करना होगा, अब आपके लिए इतने आसान टास्क नहीं होंगे जितने भी आपने अब सुपर 8 में मुकाबले करने। सैटरडे को पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, देन 24 को इंग्लैंड के खिलाफ एंड 28 को श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान सुपर 8 में मुकाबला करेगा। इंडिया की टीम मैच जीत गई हॉलैंड के खिलाफ, जो अभी खेला गया, तो इंडिया टॉप करके जा रहा है यहाँ पर। लेकिन वेरी वेल प्लेड हॉलैंड, जो रिप्लाई किया उन्होंने। सारे एसोसिएट ममालिक बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेले। और कल से हमारा प्रोग्राम रात को 12:15 बजे, वर्ल्ड कप और रमज़ान तो ज़्यादा रमज़ान के तड़के के साथ, मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ इंशाअल्लाह कल आपके साथ रात को 12:15 पे हम अपनी इस ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और रमज़ान में ज्वाइन करेंगे। और हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ रहमान का नाम जुड़ा है। थैंक यू वेरी मच। रहमान फाउंडेशन वो इदारा के जो 11 शहरों में फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहा है। ज़बरदस्त किस्म का काम है, मैं प्राउड फील करता हूँ एज ए डायरेक्टर मैं उनके लिए काम करता हूँ। और हमारी कोशिश यही होती है कि इतना महंगा इलाज है और गरीब जिस मुश्किल में है वो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके रमज़ान में आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी, हम अपने कुछ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ नंबर भी देंगे। हमारा इदारा क्या काम कर रहा है, रहमान हेल्थ केयर, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब जिनके सरबर हैं, ज़बरदस्त हमारे मुल्क के हर्बलिस्ट हैं। लेकिन रहमान फाउंडेशन मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है डायलिसिस कराना, तो आप हमारा साथ दीजिएगा। मैं नंबर्स भी आपके लिए छोड़ूंगा, उनकी एक रिपोर्ट है वो देखते हैं, और कल हम आपसे मुलाकात करेंगे रात को 12:15 बजे। टिल दैन अल्लाह